जय हिंद गाइस। चलो अब हम कंटिन्यू करते रेजिस्टिविटी का टॉपिक। रेजिस्टिविटी में हमने ये बोले थे कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इतना हमारा पॉइंट जनरल डिस्कशन हुआ था। अब बेसिकली रेजिस्टिविटी को हम बोल रहे हैं कि ये एक टाइप का रेजिस्टेंस है जो एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल है और कंडक्टर में उसका लेंथ रहेगा 1 मीटर और एरिया रहेगा 1 मीटर स्क्वायर। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर, जब भी हम रेजिस्टिविटी के बारे में बोलेंगे तो रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया चेंज होने से चेंज नहीं होंगी। लेंथ और एरिया अपने चेंज करे तो रेजिस्टिविटी चेंज क्यों नहीं होती, उसका भी रीजन बोलता। देव गनात्रा को डाउट था, उसने पर्सनल मैसेज किया था कि रेजिस्टिविटी चेंज क्यों नहीं हो रही, ऐसा एक पॉइंट। और सेकेंड और किसी का मैसेज आया था मुझे, शायद समीक्षा का था, आई थिंक, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, कि अगर सपोज लेंथ की वैल्यू चेंज हुई और एरिया की वैल्यू चेंज हुई तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, क्योंकि फॉर्मूले में उसके लेंथ और एरिया है तो शायद रेजिस्टिविटी चेंज होगी। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा मैं कि रेजिस्टिविटी जो है उसमें लेंथ की वैल्यू हमेशा हम 1 मीटर कंसिडर करते हैं और जो एरिया है दैट इज ऑलवेज 1 मीटर स्क्वायर। और ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू जब हम डिटरमाइन करेंगे ना तो एरिया की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर फिक्स्ड रखना पड़ती और लेंथ की वैल्यू 1 मीटर फिक्स्ड रखना पड़ती। तो जब अपनी वैल्यूज ही फिक्स होंगी तो ऑब्वियसली उसकी यानी लेंथ और एरिया की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, और लेंथ और एरिया की वैल्यू चेंज नहीं हुई तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, बेसिकली प्रॉब्लम्स के रिलेटेड अगर वैल्यूज अलग अलग दिए तो भी ज्यादा लोड मत लो। साइंटिफिकली प्रूवन है दैट रेजिस्टिविटी वैल्यू फॉर अ मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर रिमेन सेम। ये बच्चों का डाउट था तो डाउट के लिए मैंने एक सिंपल सा पॉइंट बोला है ये। ठीक है, आज जो हमारे को डिस्कस करना है वो एक होमवर्क दिया था मैंने। होमवर्क रिलेटेड था कि व्हाट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। मैंने क्वेश्चन पूछा था बच्चों को, व्हाट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या रहेगा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कंडक्टिविटी का मतलब। अब कंडक्टिविटी का मतलब क्या रहेगा, कंडक्टिविटी जो रहता उसको हम K से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय K। जो अपना रेजिस्टिविटी था दैट वाज डिनोटेड बाय रो। अब जो आपका कंडक्टिविटी है दैट विल बी डिनोटेड बाय K। कंडक्टिविटी विल बी डिनोटेड बाय K एंड रेजिस्टिविटी विल बी डिनोटेड बाय रो। अब नाम पे से सिंपल सी चीज समझ में आ रही, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या रहेगा कि एक अपना मटेरियल उसमें से कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास होने देता है उसको हम कंडक्टिविटी बोलेंगे। बट टेक्निकल डेफिनेशन अगर देखी जाए, इफ यू कंसिडर टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी, वो ऐसे रहती, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। व्हाट इज कंडक्टिविटी, बहुत सिंपल डेफिनेशन, इतना लिखने का पूरा मार्क मिल रहा है आपको, एक ही लाइन लिखने, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इसका फॉर्मूला ऐसा रहेगा, K विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय रो। क्या हो जाएगा, K विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय रो। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, डेफिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। और उसका फॉर्मूला आ जा रहा है K इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय रो। अब हम क्या करेंगे, इसका भी यूनिट निकालेंगे। तो व्हाट इज SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का SI यूनिट क्या रहेगा, बहुत सिंपल है। अब देखो मैं क्या कर रहा, आपको ये चीज मालूम है K इज इक्वल टू 1 बाय रो। रो का जो फॉर्मूला है दैट इज, यानी उसका जो यूनिट है वो ओहम मीटर है। तो K का यूनिट हो जाएगा 1 डिवाइड बाय ओहम मीटर। अब 1 बाय ओहम जो रहता है उसको हम उल्टा ओहम लिखते हैं, इस तरीके से निकालने का, ये ओम को उल्टी तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, अब ये जो रहेगा इट इज रेसिप्रोकल ऑफ ओहम, इसके लिए इसको मो बोलते हैं, मो, MHO। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से देखो, ये जो है दिस इज ओहम, OHM, ओहम। अब इसको ही रिवर्स तरीके से निकालने को
MHO बोला जाएगा, दैट इज मो, ओहम OHM, मो MHO, इसको सिर्फ उल्टा करना है। तो जैसे ही आपने 1 बाय ओहम अगर लिखे तो 1 बाय ओहम कैन बी रिटन एज मो। तो व्हाट इज यूनिट ऑफ के का यूनिट रहेगा मो, ये जो है डिनोमिनेटर में मीटर है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता मो पर मीटर, क्या लिखेंगे इसको मो पर मीटर, क्योंकि 1 बाय ओहम इज इक्वल टू मो, 1 बाय ओहम की वैल्यू मो रहेगी। ठीक है, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसके ओनली 1% चांस है आने के, और दैट टू इन एमसीक्यू। ये आपको सिर्फ एमसीक्यू में आ सकता है, वो भी 1% चांस है ये एडिशनल क्वेश्चन आने का। रीजन इसका कि आपको 11th में मिलेगा, बट जितने मैंने सैंपल पेपर्स पिछले साल नए सिलेबस के देखा है, नियर अबाउट 50 to 60 सैंपल पेपर्स जो मैंने सर्च किया, उसमें से कंडक्टिविटी पे क्वेश्चन था। तो कंडक्टिविटी पे जनरली क्वेश्चन सैंपल पेपर्स में है, तो इसके लिए हमारे को ये एडिशनल पॉइंट याद रखना है। तो इट इज एन एडिशनल पॉइंट, यूनिट और उसका डेफिनेशन। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी का सिंपल सा डेफिनेशन है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या रहेगा? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसको याद कैसे रखना मैं आपको बता देता, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अब आपको मैं सिंपल सा पॉइंट याद रखने का बताता हूं। आपको मैंने 2 एडिशनल पॉइंट बताए थे। पहला वाला जो पॉइंट था दैट वाज कॉल्ड कंडक्टेंस, और ये जो है दूसरा दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो अब देखो ध्यान से, अपन ने क्या बोले थे? कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को हमने डिनोट करे थे G से, कंडक्टेंस वाज डिनोटेड बाय G। ठीक है, कंडक्टेंस को हमने G से डिनोट करे थे, और इसको बोले थे हमने इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इज कंडक्टेंस, दोनों के एंड में टर्न्स टर्न्स आ रहा। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अब नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो है हमारा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जिसको हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम बोल रहे इट इज 1 बाय रो। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, अगर सपोज क्वेश्चन आए, दोनों क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, दोनों एडिशनल पॉइंट है, दोनों आपको याद रखने हैं। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कंडक्टेंस? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। व्हाट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, ऐसा पॉइंट ध्यान रखना है। अब इसके नोटेशन पे भी अपन पॉइंट याद रख सकते हैं। ये है R मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है हमारा R, ये इधर लिख रहा R रेजिस्टेंस, और उसका करस्पॉन्डेंस मतलब उसका जो रेसिप्रोकल है उसको हम बोल रहे कंडक्टेंस। रो जो है उसको हम बोल रहे रेजिस्टिविटी, और उसका रेसिप्रोकल के से रिप्रेजेंट होता है, उसको हम बोल रहे कंडक्टिविटी। तो ये डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम, यानी ये जो नोटेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम ध्यान रख सकते। हम बोलेंगे रो के सारा जमाना, रो के सारा जमाना मतलब रो और के रिलेटेड। मैं राहुल गांधी का दीवाना, क्या बोलेंगे हम? रो के सारा जमाना, मैं राहुल गांधी का दीवाना। रो के R G, रो मतलब रेजिस्टिविटी, उसका उल्टा के कंडक्टिविटी, फिर में R मतलब रेजिस्टेंस, उसका उल्टा G दैट इज कंडक्टेंस। तो सिंपल सा पॉइंट है हमारा, क्या पॉइंट रहेगा? रोके सारा जमाना, रोके सारा जमाना, मैं राहुल गांधी का दीवाना। R G रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रोके रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो इस तरीके से सिंपल सा कंसेप्ट याद रखने का है। देखो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साल भर है हमारा, तब अपना फुल सिलेबस पोर्शन रहेगा, बहुत सारे एडिशनल पॉइंट आने वाले हैं। तो आपको 11th के जो बेसिक्स है वो लगने वाले, मैं बताते जाऊंगा, आपको याद रखना आपको है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सी चीजें, इतना पॉइंट ध्यान में रखो। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे का जो पॉइंट है हमारा प्रैक्टिकल वैल्यूज, कुछ ऐसी है, आपको मैं कुछ वैल्यूज लिखा था, वो प्लीज राइट डाउन सम वैल्यूज फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ इंपॉर्टेंट मटेरियल। कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल है
और ये इंपॉर्टेंट मटेरियल की रेजिस्टिविटी की वैल्यू आप लिख के रखो। जनरली इनके रेंज पूछे जाते हैं आपको कि कंडक्टिविटी वैल्यू या सॉरी रेजिस्टिविटी वैल्यू कंडक्टर की कितनी है, इंसुलेटर की कितनी है, या फिर एलॉयज जो है उनकी कितनी रहेगी, ऐसा पूछा जाएगा। तो प्लीज नोट डाउन सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी में आपको सबसे पहले लिखना है कंडक्टर जो रहता है कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बहुत कम रहती, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। दैट मीन्स आपका जो कंडक्टर है उसकी रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए। तो रेजिस्टिविटी कंडक्टर की इज वेरी लेस, इतना आपको पॉइंट ध्यान रखना है। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती और उसकी वैल्यू कुछ स्पेसिफिक है। सबसे पहले वैल्यू लिखना है आपको सिल्वर का। सिल्वर की कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी जो है ये बहुत कम रहेंगी और उसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁶ -8 ओहम मीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करके रखो। अब याद रखने का पॉइंट कुछ भी नहीं है, आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ नोट करना है। रेंज बताना चाह रहा मैं कि जब पावर माइनस में रहेगा -8 -6 वगैरह, तो इसका मतलब वो किसका है, वैल्यू रेजिस्टिविटी का, कंडक्टर का। तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी वैल्यू बहुत कम रहेंगी, पावर -8 -7 -6 ऐसे टर्म में रहेगा। तो सिल्वर का लिख के रखो 1.6 इंटू -8। फिर उसके बाद में कॉपर का लिखो। कॉपर जो रहेगा, कॉपर का आपको वैल्यू दिया गया है यहाँ पे 1.62 इंटू 10⁻⁻⁸ ओहम मीटर। ठीक है, ये प्रैक्टिकल वैल्यूज है, याद रखने का कोई पॉइंट नहीं। सिर्फ ये बताना चाह रहा कि कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो रहेगी बहुत कम रहेगी। ठीक है, ये हो गया कंडक्टर के लिए। फिर आएगा आपका एलॉयज। अब बेसिकली क्या रहता है, एलॉय जो रहेगा इसका यूज क्या है, एलॉय का यूज हीटिंग एप्लीकेशन में होगा। जैसे इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक टोस्टर है, जिसमें गीजर है, जिसमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हमारे को बनाना है, हाई एनर्जी हीट एनर्जी हमारे को जहाँ यूज करने जहाँ हमारे को हीट एनर्जी का यूज लगेगा, वहाँ हम एलॉयज का यूज करेंगे। इस पे पूरा चैप्टर पे एलॉयज पे पूरा डिस्कशन होगा हमारा आगे। तो अभी फिलहाल के लिए हम एलॉयज की सिर्फ वैल्यू बता देता मैं आपको, इसके यूजेस, इसका एलॉय का मतलब क्या रहता है, ये कैसे बनता, वो पूरा उस पे अलग सेशन रहेगा हमारा। ठीक है, तो वैल्यू लिख के रखो आप। एलॉय में सबसे पहले लिखो कॉन्स्टेंटेन एलॉय जो रहेगा। ठीक है, ये एलॉय है कॉपर और निकेल का, इट इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकेल, और इसकी वैल्यू जो है इट इज 49 इंटू 10⁻⁻⁶ ओहम मीटर। तो आप अगर वैल्यूज देख रहे होंगे तो ये -8 है फॉर कंडक्टर और एलॉयज के लिए -6 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि इसकी वैल्यू अगर आपने कंपेयर करे तो पावर इसमें बड़ा दिख रहा है, माइनस में इसके लिए मैं उसको बड़ा बोल रहा। ठीक है, जैसे अगर नंबर कंपेयर करें आपने तो 8, इसका 6 माइनस में। अब हम कंसिडर करेंगे सपोज आपके पास इंसुलेटर है, इफ यू हैव इंसुलेटर में जैसे कि अगर आपने कंसिडर करे इंसुलेटर, आप रबर यूज कर सकते हैं, पेपर भी यूज कर सकते हैं। सपोज ग्लास दिया गया आपको, ग्लास। ठीक है, ग्लास की वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू अगर देखेंगे आप तो उसकी वैल्यू दी हुई 10⁻10 to 10⁻14 ओहम मीटर। ठीक है, 10⁻10 to 10⁻14 ओहम मीटर। तो अगर आप तीनों का डिफरेंस देख रहे हैं तो आपको ये दिखेगा कंडक्टर की वैल्यू वेरी लेस, इसकी वैल्यू लेस है, किसकी, एलॉयज की, और इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब लार्ज वैल्यू है। पावर अगर आप देख रहे होंगे तो 10⁻10 और 10⁻14 है, और ये भी पॉजिटिव पावर है। कौन सा पावर है, पॉजिटिव पावर। तो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज कि जब भी आप रेजिस्टिविटी की वैल्यू कंसिडर करेंगे तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, स्टैंडर्ड कंडीशन है सपोज टेम्परेचर की 25 डिग्री सेल्सियस, उस पे ये वैल्यूज है। तो आपको क्वेश्चन अगर आया कि रेजिस्टिविटी वैल्यू ऑफ कंडक्टर इज, तो आंसर रहेगा वेरी लेस। the resistivity value of insulator is very high, the resistivity values of alloys is in between that of कौन सा, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इतना आपको एक पॉइंट याद रखना है।
इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है हमारा किसके रिलेटेड टू दैट ऑफ रेजिस्टिविटी वैल्यूज। ये वैल्यूज लर्न करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ये पावर आपको देखना है, इसका पॉजिटिव पावर है वो भी बहुत ज्यादा, इसके नेगेटिव पावर से और वो भी बहुत ज्यादा है, -8 -6 ऐसा आपको पावर में दिख रहा है। तो सिर्फ पावर का पॉइंट ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट सी चीज याद रखनी है, कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी बहुत कम, इंसुलेटर के लिए रेजिस्टिविटी बहुत हाई, एलॉयज के लिए इट इज बिटवीन दैट ऑफ इंसुलेटर एंड कंडक्टर। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, मतलब कि इनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा है बहुत कम है, ये वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, वो प्रॉब्लम में दिए हुआ रहेगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है। बहुत से बच्चों को लगता है कि ये वैल्यू कहाँ से लर्न होगी, लर्न करना भी नहीं, वो क्वेश्चन में देते अपने को, तो ज्यादा लोड लेना नहीं। हाँ, अब इसके आगे का जो टॉपिक रहेगा हमारा, ये जनरल सा पॉइंट था रिलेटेड टू कौन सा, रेजिस्टिविटी। अब हम प्रॉब्लम्स ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी करेंगे। तो अब नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है आपका लिखो, प्रॉब्लम्स ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। चलो मैं पहले कुछ सिंपल से क्वेश्चन सिखाता आपको, सिंपल से क्वेश्चन लेता, फिर उसके बाद में और टिपिकल वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम्स ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी टॉपिक है हमारा, प्रॉब्लम्स ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। प्रॉब्लम्स ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ठीक, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इनके हमारे को प्रॉब्लम समझने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये सॉल्विंग के लिए फार्मूला जो रहेगा वो फिर रहेगा, फार्मूला लिख लो, R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई A, दिस इज योर फार्मूला। फार्मूला लिख लो सब, फार्मूला एक ही रहेगा, R इक्वल टू रो L बाई A, और ये जो है एरिया इज सर्क्यूलर। प्रॉब्लम में जब भी एरिया आपको दिए हुई, मतलब आपको ऐसा बोले हुआ नहीं है कि सर्कुलर है या नहीं, तो आपको कंसिडर सर्कुलर ही करना है। रेजिस्टेंस दिए, आपको रेडियस दिया हुआ रहेगा, डायमीटर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और अगर कोई दूसरा टाइप का कंडक्टर है, मतलब स्क्वायर वगैरह, तो आप नोट दी हुई रहेंगी कि कंसिडर योर कंडक्टर है स्क्वायर। तो आपको मैथ्स में स्क्वायर का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, साइड स्क्वायर या रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ऐसा आपको कंसिडर करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स जो है अपने जनरली प्रॉब्लम्स सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया पे ही रहने वाले। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया सबने। चलो पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज का, पहला क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर if find the resistance of wire if length of wire is doubled, keeping area constant। ठीक है, आपको क्या पूछा जा रहा है, एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको ओसवाल के क्वेश्चन बैंक में या जनरली सब जगह मिलेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा, जितने भी बच्चे 10th में आ चुके हैं, सिंसियरली पढ़ रहे हैं, उन्होंने ओसवाल का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना शुरू कर देना। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ले रहा, बट आपको पूरा ओसवाल का क्वेश्चन बैंक रेगुलर सॉल्व करना है। जो भी टॉपिक सिखाया जा रहा है उसके 5 से 10 क्वेश्चन ओसवाल के क्वेश्चन बैंक में से आपको सॉल्व करना है। आपका जो फाइनल पेपर रहता है तो नियर अबाउट 60 to 70% क्वेश्चन ओसवाल के क्वेश्चन बैंक में से आते, तो आपको उसका क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना चालू कर देना है। और सॉल्विंग करने के बाद में आपको कोई डाउट आता है तो मुझे आप मैसेज करो। ठीक है, क्या बोला गया इसमें, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड कीपिंग एरिया कांस्टेंट। एरिया कांस्टेंट रख के लेंथ को अगर डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस वायर का क्या रहेगा। तो बेसिकली अपन क्या कंसिडर करेंगे, अपन ऐसा बोलेंगे, लेट A be area and L be length of wire। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर। अब बेसिकली आपके पास में एक वायर है जिसका लेंथ है L और एरिया है A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। आपके पास में एक वायर है जिसका लेंथ है L और एरिया है A। अब ये जो आपका वायर है इसका रेजिस्टेंस रहेगा R इक्वल टू रो L डिवाइड बाय A। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है। इनिशियली आपका जो वायर रहेगा, आपको सपोज करना पड़ेगा पहले कि लेट एल बी द लेंथ एंड ए बी द एरिया ऑफ वायर, और उसका हम रेजिस्टेंस निकालेंगे बाय यूजिंग फार्मूला आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। इसको मैं कंसिडर करा, दिस इज R1 L1 A1, ये ऐसा ही कंसिडर कर रहा। अब क्या बोला गया है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड। मतलब ये जो वायर है इसकी लेंथ अगर डबल कर दी जाए, इसकी लेंथ अगर डबल कर दी जाए, कीपिंग एरिया कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट रखा है बट लेंथ डबल कर दी गई है, तो नया रेजिस्टेंस क्या रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे, एज पर कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन। अब कंडीशन क्या दी हुई, ध्यान से सुनो। क्या कंडीशन बोली गई आपको कि लेंथ जो है L2 इज 2 टाइम्स ऑफ L1। क्या बोला गया आपको, L2 इज 2 टाइम्स ऑफ L1, लेंथ डबल कर दे रहा हूं, और एरिया उतनी की उतनी है, मतलब A2 इज इक्वल टू A1, A2 इज इक्वल टू A1 है। क्या बोला जा रहा है आपको, लेंथ हो रही है डबल, लेंथ हो रही है डबल, लेंथ हो गई डबल और एरिया उसका कांस्टेंट है। तो अब आपको नया रेजिस्टेंस क्या रहेगा वो निकालना है। तो न्यू रेजिस्टेंस निकालना बहुत सिंपल है, R2, तो मैं फॉर्मूला लिख रहा, R2 इज रो L2 बाय A2, R2 इज इक्वल टू रो L2 बाय A2। रो चेंज नहीं होगा क्योंकि मटेरियल सेम है, वही वायर है, वही वायर को खींचा जा रहा। मैंने एक पॉइंट बोला है कि रेजिस्टिविटी फॉर अ मटेरियल रिमेन्स कांस्टेंट। आपने अगर मटेरियल सेम ही लिए है तो आपकी रेजिस्टिविटी चेंज होने वाली नहीं है। तो R2 इज रो L2 बाय A2, तो आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, रो वैसा की वैसा। L2 जो हो जाएगा, L2 विल बी 2 टाइम्स ऑफ L1, 2 टाइम्स ऑफ L1 डिवाइडेड बाय, अब मैं A2 के जगह पे क्या लिख सकता, A2 इज इक्वल टू A1, क्योंकि एरिया चेंज नहीं हो रही, तो ये हो जाएगा A1। अब अपन क्या करेंगे, थोड़ा रीअरेंज कर देंगे इसको, इसको मैं ऐसा लिख रहा 2 रो L1 बाय A1। क्या लिख रहा मैं इसको, R2 इज 2 रो L1 बाय A1। अब अगर आप इधर देख रहे होंगे, रो L1 बाय A1 इज इक्वल टू R1, रो L1 बाय A1 इज R1, यहाँ पे रो L1 बाय A1 ये जो है दिस इज नथिंग बट R1। तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 विल बी 2 टाइम्स ऑफ R1। R2 क्या हो जाएगा, R2 विल बी 2 टाइम्स ऑफ R1 फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। खत्म, खलास, फिनिश, ओवर, हो गया प्रॉब्लम। क्या हो गया, खत्म, खलास, फिनिश, ओवर। बहुत सिंपल था। आपका नया जो रेजिस्टेंस है R2 इज 2 टाइम्स ऑफ R1। जो पहले आपके वायर का रेजिस्टेंस था उसके कंपैरिजन में आपका वैल्यू जो है वो डबल हो गया। अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे, सर आपने बोले थे कि लेंथ डबल करें तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फिर इतना लिखने की जरूरत है क्या। तो एक पॉइंट नोट करो, जब भी फिजिक्स में प्रॉब्लम्स रहेंगे, प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करो तो वो पूरे मार्क्स देगा। और सपोज कोई प्रॉब्लम अगर 3 मार्क के लिए दिया है, ये प्रॉब्लम 3 मार्क के लिए आता, अगर आपने सपोज डायरेक्ट लिख दिया लेंथ डबल रेजिस्टेंस डबल, तो 3 मार्क नहीं देगा, वो 1 ही मार्क देगा। तो आपको 3 मार्क मिलना, इसके लिए स्टेप्स लिखना जरूरी है। तो स्टेप्स लिखो, अच्छे से नोट डाउन करो। इसमें मैंने सिर्फ लेंथ का पॉइंट चेंज किया था, अब एरिया चेंज करेंगे, फिर बाद में दोनों चेंज करेंगे। बहुत अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। पहला वाला सिंपल सा प्रॉब्लम था। तो लेंथ डबल होने से क्या हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। चलो नोट डाउन करो पहला वाला क्वेश्चन, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया सबका, अब सेकंड वाला क्वेश्चन करते। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते। ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो जल्दी से, प्लीज नोट सेकंड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन लिखो अपना, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ resistance of wire if its length remains same but
but area is doubled, but area is doubled. क्या बोला जा रहा है आपको कि एक वायर है, वायर की लेंथ उतनी की उतनी है, वायर की लेंथ उतनी की उतनी है, बट उसका एरिया डबल हो जा रहा। तो जब एक वायर है जिसकी लेंथ सेम है बट एरिया डबल हो जा रहा, तो उस वायर का रेजिस्टेंस क्या रहेगा वो आपको निकालना है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, सपोज अपने पास में एक वायर है, ये आपके पास दिया गया वायर था, डायग्राम ध्यान से देख लो। ये केस 1 है, केस 1 इनिशियल कंडीशन, वायर है जिसका लेंथ सपोज L। अब मैं इसकी लेंथ और एरिया सपोज क्यों कर रहा, क्योंकि प्रॉब्लम में उसने ना लेंथ दिया ना एरिया दिया। जब वो वैल्यूज देगा तब मैं वो वैल्यू इसमें पुट करूंगा, बट अभी फिलहाल हमारे को वैल्यूज दी हुई नहीं है, तो मेरे को अज्यूम करना जरूरी है, ठीक है। तो लेंथ दिया गया है और ये सपोज एरिया है, लेट लेंथ भी L1 एंड एरिया भी A1। लेंथ क्या सपोज करो आप, लेंथ सपोज करो L1 और एरिया का सपोज करो A1। अब पॉइंट ऐसा है आपका इसमें दिया हुआ, हम बोलेंगे R इज इक्वल टू रो L1 बाय A1। L1 इसको मैं स्मॉल L1 कंसिडर कर लेगा, L1 बाय A1, ये आपका R1 हो गया, ठीक है। दिस इज योर R1 दैट इज गिवन टू यू। अब हम क्या बोलेंगे, एज पर कंडीशन 2, एज पर कंडीशन, जो आपको कंडीशन दी गई प्रॉब्लम में, एज पर गिवन कंडीशन या एज पर कंडीशन L2 इज इक्वल टू L1, लेंथ चेंज नहीं हो रही, एरिया में A2 इज 2 टाइम्स ऑफ A1। A2 क्या हो जा रहा, A2 इज 2 टाइम्स ऑफ A1। तो अब R2 आपको निकालना है, तो R2 का फॉर्मूला लिखो, R2 विल बी रो L2 बाय A2। रो की वैल्यू चेंज नहीं होंगी क्योंकि मटेरियल वही वायर का हमने क्या कर दिए, एरिया बड़ा कर दी, लेंथ हम कांस्टेंट रख रहे। तो R2 विल बी रो L2 बाय A2। तो आपका जो आंसर आएगा कुछ ऐसा आएगा, R2 इज रो, अब मैं L2 के जगह पे क्या लिख रहा देखो, L2 इज L1, तो L2 और L1 दिया हुआ है, ये गिवन कंडीशन से मैं यूज कर रहा, और A2 इज 2 टाइम्स ऑफ A1, यहाँ मैं 2 टाइम्स ऑफ A1 लिख दे रहा। अब इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करूंगा, R2 विल बी रो L1 डिवाइड बाय A1 इंटू 1 डिवाइड बाय 2। क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था 2, तो मैंने सिर्फ उसको सेपरेट लिख दिया। अब एक पॉइंट ध्यान से देख रहे होंगे आप अगर, तो रो L1 बाय A1 इज इक्वल टू R1। तो हम ऐसा पॉइंट बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 रो L1 by A1 is equal to R1, therefore R2 is R1 divided by 2। क्या हो जाएगा, R2 will be R1 divided by 2, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम हमने क्या कंसिडर करे कि एरिया को हमने डबल कर दिए, तो एरिया को हमने डबल कर दिए, एरिया इज डबल, तो एरिया को डबल करने के बाद में रेजिस्टेंस हाफ हो गया। तो जो वायर है अपना उसमें लेंथ सेम है, एरिया डबल होने के बाद उसका रेजिस्टेंस हाफ हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, रेजिस्टेंस इज हाफ। तो इस तरीके से आपको इसका प्रॉब्लम सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। चलो इतना नोट डाउन करो जल्दी से। चलो नवा क्वेश्चन लिखना है आपको, थर्ड क्वेश्चन ये टाइप का। दिस इज अ ट्रिपल स्टार क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। क्वेश्चन लिखो सब, चलो जल्दी से। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड, एंड एरिया इज हाफ। आपको क्या बोला जा रहा है कि एक वायर था, इसका जो भी रेजिस्टेंस होगा इनिशियल, अब ये वायर का लेंथ डबल कर दिया जा रहा, लेंथ उसकी डबल और एरिया हाफ कर दिया जा रहा है। तो जो नया वायर तैयार होगा उसका रेजिस्टेंस कितना है ये आपको निकालना है। एक बार फिर बोल रहा, आपके पास में कोई वायर था जिसकी लेंथ L है और एरिया A, आपको लेंथ और एरिया की वैल्यू दी हुई नहीं है। अब ये बोला जा रहा कि ये वायर को खींचा जा रहा है, उसकी लेंथ हम बढ़ा दे रहे, लेंथ हम इंक्रीज कर दे रहे, लेंथ कर दे रहे डबल और एरिया कर दे रहे हाफ। तो लेंथ डबल और एरिया हाफ करने के बाद में ये वायर का नया रेजिस्टेंस क्या रहेगा ये हमारे को निकालना है।
तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम बोलेंगे लेट, अपन लेट ना लिखते हुए डायरेक्ट कंसिडर करें। सपोज केस वन ले रहा मैं। केस वन में वायर दिया गया है, सपोज वायर का एरिया है ए और लेंथ सपोज L, तो लेंथ इज L1, एरिया इज A1। तो केस वन में हम ऐसा बोल रहे हैं कि इनिशियली जो वायर रहेगा उसका रेजिस्टेंस R1 है, सपोज R1 विल बी इक्वल टू रो L1 बाय A1। क्या रहेगा आपका, R1 इज रो L1 बाय A1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब आगे का पॉइंट ऐसा है, इक्वेशन 1 हो गया आपका, R1 इज रो L1 बाय A1, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब हम बोलेंगे एज पर गिवन कंडीशन। आपको कंडीशन क्या दी गई वो देखो। कंडीशन में बोल रहा हूं कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड। इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड मतलब लेंथ को डबल कर दिया जा रहा, एंड एरिया इज हाफ, एरिया को हाफ कर दिया जा रहा है और लेंथ को डबल कर दिया जा रहा है। तो हम बोलेंगे कि L2 is 2 times of L1, ये गिवन कंडीशन है। L2 is 2 times of L1 मतलब प्रॉब्लम में हमारे को दिया गया है। सेकेंड चीज क्या, A2 is A1 divided by 2, A2 is A1 divided by 2, L2 is 2 times of L1, ये पहले बोला गया है, हमारे को दिया गया है प्रॉब्लम में। और A2 is A1 divided by 2, ये भी दिया गया है। अब अपने को क्या करना है, वायर का नया रेजिस्टेंस निकालना है। वी नीड टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर। तो वायर का डायग्राम ऐसा बनेगा, डायग्राम क्वेश्चन में बनाने की जरूरत नहीं है। केस 2 आपका एग्जाम में आपको सेकेंड हो, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ समझना है, इसके लिए मैं डायग्राम निकाल के बता रहा। तो ये है A2 और ये है L2। अब हम क्या करेंगे, केस 2 में R2 निकालेंगे। R2 विल बी रो L2 by A2, R2 will be रो L2 by A2। अब L2 कितना दिया गया है आपको क्वेश्चन में, देखो L2 is 2 times of L1, तो R2 will be रो वैसा की वैसा ही, क्योंकि वो मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू सेम रहेगी। इट इज कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल। L2 जो रहेगा, L2 will be 2 times of L1, तो 2 times of L1 लिख दो। A2 जो दिया गया है, इट इज गिवन एज A1 डिवाइड बाय 2। A2 क्या दिया गया है आपको, A1 डिवाइड बाय 2। A2 इज A1 डिवाइड बाय 2। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके पहले भी बोला था मैंने, ये आपका न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। मैथमेटिकली हमेशा याद रखो, द डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर ऑलवेज गोज इन न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर में ट्रांसफर होता है। डिनोमिनेटर ऑलवेज गोज इन न्यूमरेटर। तो आपका R2 जो रहेगा, R2 विल बी, ये हो जाएगा 2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा आपका, तो इट विल 2 into 2 रो L1 by A1। अब इसको आगे हम रीअरेंज करें तो ऐसा हो जाएगा, R2 विल बी 4 into रो L1 by A1। अब इक्वेशन 1 पे से ये दिख रहा रो L1 by A1 इज R1, तो मैं रो L1 by A1, रो L1 by A1, रो L1 by A1 इज इक्वल टू R1। तो आपका R2 क्या हो जाएगा, R2 विल बी 4 into R1, R2 विल बी 4 into R1, R2 विल बी 4 into R1, मतलब आपका जो वायर है, नया जो वायर है, उसका रेजिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो R2 विल बी 4 टाइम्स ऑफ R1। इस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और प्रॉब्लम्स फिजिक्स में बहुत आते, प्रॉब्लम्स ही आपको समझना है, प्रॉब्लम्स ही आपको सॉल्व करना है। तो कंसेप्ट इज वेरी वेरी सिंपल, चैप्टर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, सो इंटरेस्ट बना के रखो और सन 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 सॉल्व करो। सॉल्विंग में आपकी स्पीड अच्छी रहना चाहिए, और कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बच्चों को कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो यू कैन कांटेक्ट मी, आप पर्सनल मैसेज करो मुझे व्हाट्सएप पे, आपके डाउट्स वगैरह मैं सॉल्व कर दूंगा। बट अभी जो लर्निंग प्रोसीजर है वो आपको सीरियसली पढ़ना है। बहुत से बच्चों को ऐसा लग रहा है कि अभी भी उनकी हॉलीडेज शुरू है, ये लूडो खेल रहे ऑनलाइन, बहुत से बच्चे, ऐसा लगता है मुझे
कि सिंसियरली ना पढ़ते हुए दे आर चैटिंग, फिर उसके बाद में ऑनलाइन गेम्स खेलना वगैरह, ये हॉलीडेज के जैसा आप इसको मत समझो। इसको सिंसियरली 10th का साल आप समझ के पढ़ाई करो। इट इज़ अ शॉर्ट मैसेज फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स। ऑलवेज रिमेंबर दैट आवर पेरेंट्स आर वर्किंग फॉर अस एंड अपने लिए वो इतना काम कर रहे हैं, तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव देम आउटपुट। अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ाई करो और एक लाइफ में गोल बनाओ। मैंने होमवर्क भी दिया था, आपको ये बोला था कि आपके पहले पेज पे आपको ये लिख के रखना है कि आपका एम क्या है, बट मेरे को किसी ने अभी तक मैसेज नहीं किया। ना अभी तक देव का मैसेज आया, ना खत्ती का मैसेज आया, ना बाकी खाटेर दीदी का मैसेज आया कि हमारा एम ये है 100 on 100 होना, 100 on 99 होना। आप 10th स्टैंडर्ड के बुक पे पहले पेज पे आपका एम लिखो, ठीक है। एम लिखो, उसके लिए जितना टाइम पढ़ाई करना चाहिए उतना टाइम पढ़ाई करो। धनकानी जी वगैरह जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो सब ने सिंसियरली एम लिखना, एम लिख के उसके लिए पढ़ाई करना चालू कर देना और घर पे ही रहो। स्टे होम, स्टे सेफ।